हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 1 को, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो अध्याय है ये एक प्रकार से आपका परिचय है अर्थशास्त्र के साथ। यानी जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है उससे आपका परिचय यहाँ पर करवाया जा रहा है कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है, इसमें किन चीज़ों की बात होती है, एक गांव की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। उससे हम उदाहरण के तौर पर हम क्या समझेंगे कि अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है, लोग रोजगार क्या करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, लोगों के जीवन कैसे बंधे हुए हैं, आदान प्रदान सामानों का कैसे होता है। मतलब एक प्रकार का आपको क्या कराया जा रहा है, इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। और इंट्रोडक्शन के लिए एक गांव की कहानी बताई जा रही है। गांव है क्या, पालमपुर। पालमपुर गांव के लोगों का जीवन, गांव की अर्थव्यवस्था, लोगों की आर्थिक हालत, सब चीज़ों के जरिए उत्पादन क्या होता है, कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, सब चीज़ से हम क्या समझ रहे हैं कि भाई पालमपुर गांव की अर्थव्यवस्था कैसी है। और इसी के जरिए हमारा अर्थशास्त्र के साथ इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं और यहां पर हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। पहला पैराग्राफ यहां पर क्या कहता है, अवलोकन। ठीक है, यहां पर कहता है कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो क्या कहता है कि ये जो कहानी यहां पर बताई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। अब ये उत्पादन क्या होता है, इसकी क्या महत्ता है, ये चीजें समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो अर्थव्यवस्था होता है, हमारे देश में जो आदान प्रदान चीज़ों का होता है, तो भाई उसके लिए चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप जो हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए आपके पिताजी क्या करते हैं, स्कूल में फीस देते हैं। उसी प्रकार से आपके पिताजी जो हैं जब कहीं पे नौकरी करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं काम करने के लिए। उसी प्रकार से अगर आपके पिताजी खेती करते हैं तो वो अनाज बेचकर पैसा लाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर कोई चीज है जिसका उत्पादन किया जा रहा है और उसको फिर कीमत पर बेचा जा रहा है। जैसे कोई किसान क्या करता है, खेती करता है, तो खेती करके क्या करता है, अनाज उत्पादन करता है। तो अनाज उत्पादन करके बेचता है तो उसे पैसा मिलता है और पैसे से वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। तो वही उत्पादन जो है उसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसमें सामान का आदान प्रदान करने के लिए सामान का उत्पादन भी होना चाहिए। तो वही उत्पादन की बात यहां पर हम करेंगे कि उत्पादन कैसे होता है, किस किस तरीके से पालमपुर गांव में होता है, पूरी कहानी हम देखेंगे। तो कहता है कि पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। मतलब यहां पर बात करें तो यहां पर पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है भाई, खेती है। मुख्य क्रिया कहने का मतलब कि भाई ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ संख्या में, कम संख्या में लोग हैं जो कि विनिर्माण भी करते हैं, डेयरी भी का काम भी देखते हैं, परिवहन देखते हैं, और उसके अलावा और भी चीजें करते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो ये जो उत्पादन की क्रियाएं हैं, जैसे कि खेती हो गया, विनिर्माण हो गया, डेयरी हो गया, परिवहन हो गया, हर चीज को करने के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाएगा, आपका मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, वर्षा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है। ये सारे प्राकृतिक संसाधन हमको चाहिए खेती करने के लिए। उसके अलावा कुछ मानव निर्मित वस्तुएं भी चाहिए। जो हम लोग हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, वो क्या है, मानव निर्मित वस्तु है। मानव प्रयास, इंसानों को हाथ से मेहनत भी करना पड़ता है कुछ भी चीज का उत्पादन करने में, चाहे खेती हो या फिर कोई फैक्ट्री में काम करना हो। इसके बाद अंत में हमें मुद्रा भी चाहिए, यानी कि पैसे भी चाहिए। यानी कि क्या चाहिए, यानी कि अगर हमको खेती करना है तो उसमें हम उर्वरक डालेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए होता है। तो उसकी बात यहां पर कही जा रही है। तो कहता है कि पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं।
अब यहां पर हम जब पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए क्या होता है, अलग अलग संसाधन किस प्रकार से एक साथ आते हैं या फिर किस प्रकार से उनको एक साथ लाया जाता है। अब यहां पर दो चीजें लिखी हैं, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं का उत्पादन कहने का मतलब है कि जैसे कोई सामान का उत्पादन होता है, जैसे अनाज हो गया, कार हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पेन हो गया, टेबल चेयर, ये सारे वस्तुएं हैं। इनका उत्पादन कैसे होता है, फैक्ट्रियों में वगैरह सब चीज लोग मिलकर काम करते हैं, सभी चीजें लगती हैं, उत्पादन होता है। इसके अलावा सेवाओं का भी उत्पादन होता है। सेवा उत्पादन कहने का मतलब क्या, मैं कहीं पर अगर जाकर काम कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं। जैसे मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पढ़ाकर कोई हेडफोन, पेन या फिर माइक या कैमरा तो नहीं बना रहा हूं, जी नहीं, कोई वस्तु नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं अपना मेहनत आपको दे रहा हूं। तो यह क्या है, एक सेवा का उत्पादन है। इसी प्रकार के उत्पादन की यहां पर सेवाओं का उत्पादन को कहा जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम इस पालमपुर गांव के परिचय को देखते हैं। यानी शॉर्ट में थोड़ी छोटा सा हम समझते हैं कि पालमपुर गांव कैसा है, कौन लोग रहते हैं, कितनी संख्या में लोग रहते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। तो कहता है कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। मतलब क्या, पालमपुर ऐसा गांव है जहां पर पक्का सड़क पहुंचा हुआ है। मतलब पालमपुर से बगल का गांव जो है वहां पर आप रास्ते से जा सकते हैं, दूर के शहर भी जा सकते हैं। पालमपुर में रोड बहुत अच्छा है। और इससे थोड़ी सी दूरी पर 3 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। और इससे थोड़ी सी और दूरी, ज्यादा दूरी पर जाएंगे तो आप छोटा सा कस्बा पहुंच जाएंगे जिसका नाम है शाहपुर। मतलब बाजार जैसा छोटा मोटा बाजार है, ठीक है। अब यहां ये जो रास्ता जोड़ता है वहां पर आपको हमेशा वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां दिखेंगी, भैंस बग्गी दिखेंगी और इसके अलावा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक सभी चीजें आप देख सकते हैं। मतलब रोड बहुत अच्छा है, सिंपल बात ये समझ लीजिए। आगे कहता है कि इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। मतलब जैसा कि आप अगर किसी भी गांव में गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर अलग अलग जातियों के परिवार रहते हैं। तो भाई आपको जाति क्या होती है पता है, तो आपको पता होगा कि हर गांव में अलग अलग जाति के परिवार रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये पालमपुर गांव भी है। यहां पर करीब 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग जातियों से बने हुए हैं, ठीक है। अब कहता है कि गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। मतलब क्या, 80 परिवार ऐसे हैं पालमपुर गांव में जो कि ऊंची जातियों से जुड़े हुए हैं। ऊंची जाति क्या होती है आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज कहता है कि ये जो 80 परिवार हैं ये गांव के ज्यादातर जमीन के मालिक हैं। गांव में मतलब खेती लायक जो भी जमीन है उसमें से ज्यादातर जमीन इन परिवारों के नाम पर है। आगे कहता है कि ये जो परिवार हैं इनके जो मकान होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी नॉर्मल साइज के हैं। और इनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए होते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि अनुसूचित जाति यानी कि दलित परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। मतलब कि 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जो कि किस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी कि वे दलित हैं, ठीक है। और वो गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। मतलब क्या, जो दलित परिवार हैं उनके जो घर हैं वो किस चीज के, मिट्टी और फूस के बने हुए हैं और वो गांव के एक छोटे से इलाके में रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, ठीक है। गांव में जो है, ये जो गांव है उसमें ज्यादातर लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। यानी जो डीजल पंप या फिर इस प्रकार के जो पंप होते हैं जो खेती में यूज किए जाते हैं वो नहीं यूज होते हैं, बल्कि कैसे यूज होते हैं, बल्कि वहां पर यूज होते हैं मोटर, यानी कि आपको बिजली से चलने वाले पंप यूज होते हैं। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है, यानी कि और भी कामों में इनका उपयोग किया जाता है। कहता है पालमपुर में
2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अब कहता है कि यहाँ पर जो ये गांव है, यहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय मतलब कि कक्षा 8 तक का विद्यालय, और इसके बाद हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 का विद्यालय जो है वो मौजूद है। 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और इसके अलावा एक निजी औषधालय भी है। इन सभी जगहों पर क्या है, आपको रोगियों का उपचार किया जाता है। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, यहां पर समझ रहे हैं कि जो पालमपुर गांव है, यहां पर सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, परिवहन भी बहुत अच्छा है, बिजली भी अच्छी है, सिंचाई भी अच्छी है, विद्यालय भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, और इस तरीके से आप जो हैं देख सकते हैं कि पालमपुर काफी विकसित गांव है। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो यहां पर ये चीजें, पालमपुर का एक परिचय, छोटा सा परिचय आपने समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि भाई एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। जब हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, पालमपुर के बारे में जानेंगे, तो हम इससे एक अंदाजा या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी गांव में उत्पादन कैसे होता है और उससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कहता है कि भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अगर भारत के किसी भी गांव में आप जाते हैं तो आज भी आपका खेती प्रमुख गतिविधि है जिससे कि सामानों का उत्पादन होता है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। यानी दूसरे जो आपके गैर कृषि क्रियाएं हैं जो कि उत्पादन करती हैं, वो आपको उनमें उदाहरण क्या होगा, लघु विनिर्माण, यानी कि किसी चीज का उत्पादन करना। जैसे कि आपके गांव में, अगर आप गांव जाते होंगे या गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपको मिट्टी के बर्तन लोग बना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोई क्या कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है, सोफा बना रहा है, बेड बना रहा है, तो वो भी क्या है, उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार से कोई लोहे का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, तो वो भी क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। ये सारी चीजें भी उत्पादन में आती हैं। साथ में परिवहन का कोई काम कर रहा है, अगर कोई भाड़े पर ट्रक चला रहा है, भाड़े पर बस चला रहा है, तो वो भी आपका क्या है, उत्पादन का कार्य है। ठीक है, आगे कहता है कि हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, जब हम उत्पादन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहले हम खेती की बात करेंगे और फिर गैर कृषि उत्पादन की हम बात करेंगे। दोनों के बारे में हमें यहां पर बात करना है। अब यहां पर आपको आते हैं पहले टॉपिक पर जो कि महत्वपूर्ण है। यहां पर टॉपिक क्या है, उत्पादन का संगठन। मतलब कि किस प्रकार से जो उत्पादन होता है उसको अरेंज कैसे किया जाता है, कैसे उत्पादन होता है किसी भी चीज का। तो कहता है कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अगर हम किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो हम उस चीज का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। मुझे नहीं है लेकिन हो सकता है आपको है, आपको नहीं है तो आपके आसपास के किसी व्यक्ति को है। आपको ये ऐसी एक चीज बता दीजिए जिसका उत्पादन होता हो लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई उसको खरीदता नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जो भी आपके आसपास वस्तु आपको दिखती है वो वस्तु इसीलिए बनाई गई है क्योंकि उसको किसी की जरूरत है, मतलब किसी को उसकी जरूरत है। जैसे जैसे आप बस देखते हैं तो बस में लोग यूज करते हैं उसको। आप ट्रक देखते हैं तो ट्रक को भी सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है। पेन हो गया, चेयर हो गया, कुर्सी वगैरह, सारी चीजें जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी चीजों का उत्पादन इसीलिए किया गया है क्योंकि लोग जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर यही कहता है कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं, यानी कि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, हम आइए पढ़ते हैं और समझ लेते हैं।
कहता है कि पहली आवश्यकता है भूमि। पहली चीज क्या है? भूमि। किसी भी चीज का आपको उत्पादन करना है, आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए। कैसे? खेती करना है आप जमीन पर करेंगे, फैक्ट्री लगाना है आप जमीन पर करेंगे, आप इसी प्रकार से कोई उत्पादन करेंगे तो आपको भूमि चाहिए। तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, यानी भूमि आपको चाहिए या फिर आपको कोई और प्राकृतिक संसाधन चाहिए। ठीक है। दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम मतलब लोगों का मेहनत। आपको कोई भी चीज उत्पादन करना है उसमें आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे खेती करना है, हल कौन चलाएगा? फैक्ट्री का चलाना है, उसमें काम कौन करेगा? आपको कहीं पर, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो यहां पर मेहनत कर रहा हूं ना, तो भाई मैं भी क्या कर रहा हूं? श्रम कर रहा हूं, श्रम दे रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर यही चीज कहता है, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए सिर्फ शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। यहां पर कहता है कि देखिए, कई बार क्या होता है, उत्पादन करने के लिए हमको ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए। जैसे जैसे अगर कंप्यूटर रख दूं तो कंप्यूटर अगर चलाना है उत्पादन के लिए, जैसे मैं यहां पर सेवा दे रहा हूं, तो सेवा दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला तो मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुझे ये चैप्टर समझ में आएगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है। अब जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा वो आपको कैसे समझाएगा? दूसरी बात, मैं यहां पर ये कंप्यूटर चला सकता हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये भी मुझे पता है, सभी चीजें पता है, तभी मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं और YouTube पर आपके लिए डाल पा रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि कुछ उत्पादन क्रियाओं में आपको क्या चाहिए? पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत है। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए कि कोई कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। मैं जाकर कार नहीं बना सकता क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है। समझ गए? यही चीज कहता है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर सिर्फ आपको शारीरिक कार्य की जरूरत होती है। शारीरिक कार्य कहां चाहिए? जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर ने डिजाइन बना दिया, अब वहां पर जो मिस्त्री है वो क्या कर रहा है? वो आपका ईंटा लगा रहा है, घर बना रहा है। लेकिन वहां पर कुछ मजदूर होते हैं जो कि क्या करते हैं? सामान देते हैं आपको, सामान ढुलाई वगैरह का काम करते हैं। तो उस काम के लिए हमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, वहां पर हमें शारीरिक श्रम देना है, तो उसके लिए हमको ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी मतलब पैसा। पैसा जो आप लोग जाते हैं, चाट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, उसकी बात यहां पर हो रही है कि भाई भौतिक पूंजी मतलब पैसा चाहिए। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो यहां पर भौतिक पूंजी मतलब सिंपल पैसा भैया, नोट जो होता है जिससे कि हम कोई सामान खरीद सकते हैं, उसकी बात होती है। क्योंकि कहीं पर भी आपको फैक्ट्री लगाना है तो उसमें फैक्ट्री बनाने में आपको पैसा लगेगा। आपको खेती करना है तो हल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बैल चाहिए, पैसा लगेगा। आपको खाद डालना है खेतों में तो पैसा लगेगा, पैसा चाहिए होता है उत्पादन करने के लिए। तो यहां पर कहता है कि जो आपको भौतिक पूंजी है वो दो प्रकार की हमें पढ़नी है। पहला है कि आप कहीं पर औजार, मशीन या फिर भवन वगैरह देखते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री का बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री में मशीन हो गया, इसके अलावा खेती के लिए ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, बैल हो गया, ये सारे क्या हैं? या तो औजार हैं, मशीन है या भवन है। इस रूप में, इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो कहता है कि औजारों और मशीनों के अत्यंत साधारण औजार, मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। तो पहला आपका भौतिक पूंजी का हिस्सा क्या हो गया? अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी वैसी पूंजी है जिसको हम कई वर्षों तक उपयोग करते हैं। मतलब ये जो मैं ये कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, ये मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं और 3 साल से इसी कंप्यूटर पर मैंने कई सारे वीडियो बना दिए। तो वो क्या है? ये कंप्यूटर मेरे लिए एक अस्थायी पूंजी है।
क्योंकि इसको आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है आज के 5 साल बाद भी करूं, तो हर बार मुझे नया कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो यहां पर यह क्या है, एक अस्थाई पूंजी है, ठीक है। तो अस्थाई पूंजी इसी तरीके से अगर खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर अस्थाई पूंजी है। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार खेती करने के लिए नया ट्रैक्टर नहीं लेना है, उसी ट्रैक्टर से मैं 10 साल तक 20 साल तक खेत को जोत सकता हूं, तो वो अस्थाई पूंजी है। इसी प्रकार से कोई फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाया गया तो उसी बिल्डिंग में हो सकता है 50 साल तक उत्पादन हो, 50 साल तक फैक्ट्री चले, तो वो बिल्डिंग क्या है, अस्थाई पूंजी है। उसको हर बार उत्पादन करने के लिए नया नहीं खरीदना पड़ता है, तो वो अस्थाई पूंजी हो गया। इसके बाद कहता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। कहता है कि उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारें, मशीनें, भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब यहां पर दूसरा हिस्सा क्या है, कार्यशील पूंजी। मतलब कि हर बार उत्पादन करने के लिए आपको यह पैसा चाहिए। जैसे मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाने के लिए मेरा जो कंप्यूटर है वो 5 साल चलेगा, ये माइक भी 5 साल चलेगा, सब चीज 5 साल चलेगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए जो ये मैंने बिजली खर्च किया, ये बिजली का बिल मुझे तो अभी भरना पड़ेगा। अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस समय भी बिजली बिल भरना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक उदाहरण है कार्यशील पूंजी का, जो कि एक वीडियो बनाने में मेरा खर्चा हुआ। समझ गए? तो ये बिजली बिल क्या हुआ, कार्यशील पूंजी हुआ। इसी प्रकार से कोई फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री में कुछ चीजें चाहिए होती हैं कच्चा माल के रूप में। जैसे ये पेन है, ये पेन बनाने के लिए यहां पर प्लास्टिक का पेन है, ये तो प्लास्टिक तो कहीं से आया होगा ना, तो वो प्लास्टिक क्या है, कच्चा माल। उस प्लास्टिक को क्या करके सांचे में ढालकर ये पेन बना दिया गया, ये पेन मुझे दे दिया गया। वो प्लास्टिक तो फैक्ट्री वाला खरीदा और वो बिक कर खत्म हो गया। उसको नया पेन, अगर दूसरा पेन बनाना है तो उसको फिर से प्लास्टिक लाना है, फिर से बनाना है और फिर से बेचना है। इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर बना फैक्ट्री में, ये कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आई, शीशा आया, स्टील आया, प्लास्टिक आया, तो वो सारी चीजें फैक्ट्री वाले ने खरीद कर लाया, उसको अलग अलग डिजाइन दिया, अलग अलग शेप दिया, पूरा कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर मुझे दे दिया। तो उसके पास तो क्या हुआ, कच्चा माल जो था, प्लास्टिक था, लोहा था, प्रोसेसर वगैरह जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई। उसको अगर नया कंप्यूटर बनाना है तो वो फिर से नया प्लास्टिक, नया स्टील, नया प्रोसेसर, सब चीज नया लेकर आएगा, फिर से बनाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, कार्यशील पूंजी है। समझ गए? तो ये आपका हो गया अस्थाई पूंजी और ये क्या हो गया, कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी मतलब कि कई सालों तक एक ही चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कार्यशील पूंजी मतलब कि हर बार उत्पादन के लिए आपको जो पैसा लगेगा वो आपको क्या है, कार्यशील पूंजी है। ठीक है। कहता है कि एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपयोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं और मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो यहां पर हमें मानव पूंजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि देखिए, अगर हम देखें तो हमको अगर जमीन दे दिया जाए, जमीन के ऊपर हमको क्या किया जाए, आपको बिल्डिंग भी खड़ा कर दिया जाए, इसके अलावा हमको वहां पर कच्चा माल भी रख दिया जाए, तो क्या हम वहां पर फैक्ट्री चला सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जिसको कि काम करना आता है, पढ़ा लिखा कहने का मतलब कि जिसको काम करना आता है, ठीक है, अगर वो नहीं है, वहां पर काम नहीं कर रहा है, तो उत्पादन अपने आप थोड़े ही ना हो जाएगा। उत्पादन करने के लिए लोगों की मेहनत लगती है, मानव पूंजी लगता है। तो यही मानव पूंजी की बात की जा रही है। श्रम, समझ गए? अब देखिए, यहां पर श्रम और मानव पूंजी में थोड़ा सा अंतर समझिए। श्रम मतलब जो फिजिकल मेहनत आप कर रहे हैं, मानव पूंजी मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अरेंज करना, क्योंकि फैक्ट्री में
कहीं पर 500, 1000, 10,000 लोग काम करते हैं, तो उनको एक प्रकार से संभाल कर अरेंज करवाना ताकि उत्पादन किसी सामान का हो सके। तो एक होता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, एक जो हम लोग 1000 लोग मिलकर मानव पूंजी के रूप में काम कर रहे हैं, संसाधन के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कोई जो है वो प्लास्टिक को गला रहा है, कोई उसको शेप दे रहा है, कोई उसको उत्पादन पैकिंग कर रहा है, तो ये लोग अलग अलग काम करते हैं। तो इस चीज की यहां पर बात हो रही है। आगे कहता है, ये एक तस्वीर दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि चित्र में उत्पादन से प्रयुक्त भूमि, श्रम, अस्थाई पूंजी की पहचान कीजिए। आप खुद से सोचिए कि यहां पर श्रम कौन सा है, तो श्रम ये व्यक्ति कर रहा है, अस्थाई पूंजी ये मशीन है, भूमि जिस भूमि पर ये फैक्ट्री खड़ी है, तो ये सारी चीजें आप खुद से पहचान सकते हैं। आगे कहता है कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब यहां पर उत्पादन के कारक मतलब क्या? मतलब कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो भूमि है, जो श्रम है, पूंजी है, ये सभी सब जब साथ आते हैं, मानव पूंजी सब चीज साथ आता है, तब हमारा उत्पादन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक। मतलब ये नहीं होंगे या इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो हमारा उत्पादन नहीं होगा। आगे कहता है कि पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। तो यहां पर अब पालमपुर की गांव की कहानी आगे हम यहां से शुरू करेंगे और उसमें हम उत्पादन के जो 3 कारक हैं उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आगे कहता है कि सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो यहां पर भौतिक पूंजी जो हम कह रहे हैं उसी को हर बार क्या लिखा जाएगा? पूंजी कहा जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर टॉपिक है हमारा पालमपुर में खेती। तो हमने कहा था कि 2 प्रकार के पालमपुर में हम आर्थिक गतिविधि को पढ़ेंगे। पहला तो खेती को और दूसरा गैर कृषि कार्य को, मतलब खेती के अलावा जो दूसरे कार्य हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहां कहता है पहला, भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है टॉपिक है भाई, मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर समझिए, कहता है कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों के में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कहता है कि पालमपुर में खेती क्या है? उत्पादन का प्रमुख क्रिया है। मेन काम लोगों का क्या है? खेती है, ठीक है। गांव के 75% लोग जो हैं वो अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। अब ऐसा नहीं कि 75% लोग जो हैं वो जमीन के मालिक नहीं, कोई हो सकता है जमीन का मालिक है, कोई जमीन में मजदूरी करता है, कोई किसान है, कोई जमीन में मजदूरी के जरिए अपनी जीविका वगैरह चलाता है। तो मतलब कहता है कि 75% लोग जो हैं वो एक प्रकार से खेती की वजह से अपनी जीविका चला रहे हैं। जैसे कि कोई किसान है, उसका परिवार हो गया, परिवार खेतों में काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, 75% में आ जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है। मतलब क्या कि कृषि में एक बहुत बड़ी समस्या है कृषि के उत्पादन में कि भाई कृषि करने के लिए हमको जमीन चाहिए होता है, जमीन पर ही खेती होता है, लेकिन जो भूमि क्षेत्र है वो क्या है? स्थिर है। स्थिर है कहने का मतलब क्या? मतलब कि जितनी जमीन पर आज के 10 साल पहले खेती होती थी उतनी ही जमीन पर आज भी खेती होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो बढ़ नहीं रहा है। समझ गए? आगे कहता है कि पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब 1960 में जितनी जमीन पर खेती होती थी उतनी ही जमीन पर खेती 2023 में भी हो रही है। तो भाई यहां पर क्या हुआ? जमीन जितनी थी उतनी ही है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1960 ही में क्या हुआ कि वहां पर जो एक प्रकार की बंजर भूमि थी जो खेती लायक नहीं थी, उसी को कृषि योग्य बना दिया गया। उसमें एक सिंचाई व्यवस्था कर दी गई, उर्वरक डाले गए और भी चीजें करके। तो उसके बाद गांव में कोई जमीन ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसको कि खेती योग्य बनाया जाए और खेती उस पर बढ़ाई जाए।
अब यहाँ पर छोटी सी जानकारी दी गई है कि भूमि मापने का जो इकाई है वो हेक्टेयर कहलाता है, लेकिन कई जगहों पर आपको बीघा, गुंठा, एकड़ वगैरह भी यूज होता है। आपको हेक्टेयर का मतलब क्या, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग, यानी कि 100 मीटर बाई 100 मीटर का जो आपका जो एक वर्ग होगा वो आपका क्या होगा, 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, आगे कहता है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। अब यहां पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं। अब उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि जो जमीन है वो हम ज्यादा जमीन का उपयोग करें, तब हम उत्पादन बढ़ा देंगे। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि उसी जमीन पर हम एक मतलब ज्यादा उत्पादन करें। पहले 1 क्विंटल होता था अनाज उत्पादन, तो अब हम 2 क्विंटल करें। तो यहां पर यही सवाल पूछता है कि उसी जमीन पर हम अधिक पैदावार कैसे कर सकते हैं। जमीन तो उतना ही है, लेकिन उतना ही जमीन में हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर कहता है कि यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जिस प्रकार के गांव होते हैं वैसा ही ये गांव है, और यहां पर इसी प्रकार की सुविधाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलती हैं। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में परिवार को खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शहर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो यहां पर उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या अपनाया गया, तो उत्पादन बढ़ाने का मतलब ये तो अभी नहीं अपनाया गया, ये पहले लोग अपना चुके हैं, 1960 में 70 में अपना चुके हैं। तो क्या किया गया कि भाई एक ही जमीन पर उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोग खेती करने लगे। 3 अलग अलग मौसमों में अलग अलग खेती करने लगे। जैसे खरीफ का मौसम आया तो ज्वार और बाजरा उगाने लगे। इसी प्रकार से जब यहाँ पर अक्टूबर और दिसंबर के बीच का समय आया तो यहाँ पर लोग क्या उगाने लगे, आलू की खेती करने लगे। सर्दी के सीजन में यानी कि रबी के समय में लोग गेहूं उगाने लगे। एक ही जमीन पर उत्पादन को 3 बार खेती करके बढ़ा लिया गया। ठीक है, अब यहां से लोगों की जो आमदनी थी वो थोड़ी बढ़ गई। आगे कहता है कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। मतलब पालमपुर में क्या है, सिंचाई काफी आसानी से, काफी अच्छी क्वालिटी में, काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से लोग यहां पर आसानी से क्या कर पाते हैं, 3 बार खेती कर पाते हैं, 3 बार उत्पादन कर पाते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। पालमपुर जो गांव है वहां पर बिजली भी बहुत अच्छी से बिजली आती है और बहुत साल पहले ही आ चुकी थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। जब बिजली आई गांव में तो सिंचाई करने का तरीका ही बदल गया। कैसे बदल गया, तब किसान कुएं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। बिजली आने से पहले क्या होता था, रहट का इस्तेमाल होता था। रहट आपने देखा होगा क्या होता है, जो एक प्रकार से होता है ना कि बांस का बड़ा सा लगाया जाता है, जिसमें एक तरफ से किसान ऐसे खींच कर क्या करता है, कुएं में डालता है, उससे निकालता है। तो रहट का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि जब बिजली आ गई, लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। जब बिजली आ गई तो सरकार ने कुछ क्या किया, नलकूप वहां पर लगा दिए, मोटर वगैरह लगा दिए। किसानों ने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है तो किसानों ने अपना नलकूप खरीद कर लगाना शुरू कर दिया, मोटर वगैरह लगाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, 1970 के दशक में जो पूरी गांव की जमीन थी वहां पर सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे से खेती होने लगी। यहां पर कहता है कि भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों के अलावा अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है।
मतलब यहाँ पर जो बताया गया कि भैया खेती के लिए सिंचाई बहुत अच्छी होती है, वो गांव के सब इलाकों में नहीं होते। मेरे गांव में खुद जो है सिंचाई की व्यवस्था बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है और प्लस में बिजली भी आज ही कल आई है, कुछ साल पहले आई है, ठीक है। तो यहां पर यही कहता है कि जो गांव हैं, भारत के ज़्यादातर गांव, वहां पर बिजली व्यवस्था नहीं है या फिर सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जैसा कि पालमपुर में है। आगे कहता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये आपसे अगर पूछे कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है, तो यही चीज कहिएगा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर हम एक से ज्यादा फसल पैदा करें, और इसको एक्सप्लेन करना होगा तो लिख दीजिएगा खरीफ, इसके अलावा रबी, और इसी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे अगर ये पूछेगा तो, ठीक है। कहता है कि यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। मतलब कि ये सबसे कॉमन चीज है कि भाई अगर उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करो, एक मौसम में खेती नहीं करो बल्कि 2 या 3 मौसम में खेती करो, तो आप 3 बार एक ही जमीन से खेती करोगे, ठीक है। तो कहता है कि पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब कि किसान जो हैं, ज्यादातर किसान 2 फसलें पैदा करते हैं, बहुत सारे किसान जो है वो तीसरा फसल के रूप में आलू को भी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर गेहूं कैसा दिखता है, बाजरा, गन्ना, आलू के तस्वीरें आप तो देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। आगे कहता है, आगे ये चार्ट देखिए, संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र कि मतलब कितने इलाके की जुताई होती थी, खेती होती थी, मिलियन हेक्टेयर में पूरे भारत की दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देता है, यहाँ पर एक सेकेंड, अंतरिम गन्ना मिलियन हेक्टेयर में जुताई क्षेत्र, इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर कहता है, ये एक तरीके से आपको टास्क जैसा है कि आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली सभी फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। यानी जो नीचे टेबल दिया गया है इसको आप क्या कीजिए, अपने इलाके में पता कीजिए कि कौन सी फसल की खेती होती है, कब होती है, उस पूरे आप चार्ट को भरिए। जैसे यहाँ पर आप लिखिए कि गेहूँ होता है, तो गेहूँ कब होता है, किस माह में बोया जाता है, किस माह में काटा जाता है, आपके इलाके में सिंचाई कैसे होती है, ये चीज़ें आप भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ आगे है। तो कहता है कि आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या है, एक ही जमीन पर उत्पादन बढ़ाने का तरीका है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। दूसरा तरीका क्या है उत्पादन बढ़ाने का, कि हम आधुनिक कृषि विधि उपयोग करें, नई तकनीक का उपयोग करें। तो कहता है कि उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कह रहा है कि उपज, मतलब कि किसी भूमि का उपज क्या होता है। तो कहता है कि किसी एक खास भूमि पर एक मौसम में जो फसल पैदा हुई वही क्या, उसी से हम क्या मापते हैं, उस भूमि की उपज मापते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो 1 एकड़ मान लीजिए कि ये जमीन है, ये 1 एकड़ है। 1 एकड़ जमीन में अगर 2 क्विंटल होता है तो ये क्या है, मतलब एक बार हमने गेहूं का फसल लगाया, 2 क्विंटल उगा, तो ये क्या है, इस जमीन की उपज है 2 क्विंटल। वही दूसरा जमीन है, ये भी 1 एकड़ है, लेकिन यहां पर 3 क्विंटल उगता है एक बार फसल लगाने पर गेहूं का या फिर किसी अनाज का, तो हम क्या कहेंगे, उपज क्या है, 3 क्विंटल है। तो ये उपज की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर कहता है कि 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। मतलब कि पारंपरिक बीज उपयोग होते थे। पारंपरिक बीज मतलब कि जो सैकड़ों हजारों सालों से हमारे इलाके में यूज होते हैं, जिनको उगाया, उनको फिर से हमने अनाज उगाने के लिए उपयोग किया, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। पारंपरिक बीज आपको उपयोग किया जाता था, इनकी उपज क्या थी, कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, यानी जो बीज यहाँ पर पिछले सैकड़ों हजारों सालों से यूज हो रहे हैं उनको काफी कम सिंचाई की जरूरत होती थी। किसान जो थे उर्वरक कौन से इस्तेमाल करते थे, उर्वरक के रूप में गाय का गोबर या फिर दूसरे प्रकार के प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते थे, ठीक है।
यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो किसानों का खर्चा बहुत कम था। क्यों? उनको कुछ भी खरीदना नहीं था, आपको पानी मिल गया, इस प्रकार के पारंपरिक बीज, उन्होंने जो फसल उगी उसी में से कुछ हिस्सा रख लिया बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, और वहां पर क्या हुआ, खाद वगैरह के रूप में गोबर डाल दिया, उसी से जो खेती हो गया उसी में मस्त रह गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर उपज कम होती थी, कम अनाज उगते थे। क्यों? बीज पारंपरिक थे, इस वजह से। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ, नई तकनीक आई। नई तकनीक में क्या आया, हरित क्रांति हुआ हमारे देश में। हरित क्रांति में क्या हुआ कि हमने ज्यादा उपज देने वाली बीजों का इस्तेमाल किया। और यह कब हुआ था, 1960 के दशक में, 1960 से 70 के बीच में। तो यहां पर क्या किया गया, भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज कहते हैं, HYV कहते हैं, हाई HYV सीड्स। और इसके द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए कि भाई इस सीड का, इस बीज का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे गेहूं और चावल का खेती कर सकते हैं। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। कि यहां पर क्या होगा, यहां पर इन बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो एक हमारा पौधा में पहले अगर 50 ग्राम उगता था क्या, गेहूं, तो अब क्या होगा, 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम हमारा उगेगा एक ही पौधा में। तो ये चीज तय करने की कोशिश की गई। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से भी संभव था। तो यहां पर यह कहता है कि जो ये बीज हैं, जो ये बीज आए, इनको ज्यादा उत्पादन करने के लिए इनको रासायनिक खाद भी चाहिए, यानी जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल होता है, कीटनाशक भी यहां पर डालना होता है, और भी बहुत तरीके के ज्यादा पानी भी देना होता है, तब ये ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें इन बीजों की वजह से और हमारे जो खर्चे थे, लागत थे, वो भी बढ़ गए, लेकिन हमें उत्पादन काफी ज्यादा मिलने लगा। तो यहां पर कहता है कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जो किसान थे, उन्होंने आधुनिक तरीकों को अपना लिया। इन्होंने क्या किया, नलकूप लगाए ताकि ज्यादा पानी दिया जा सके, HYV बीजों का इस्तेमाल किया, रासायनिक उर्वरक लगाए, कीटनाशक उपयोग किया, ट्रैक्टर वगैरह खरीदे ताकि वो खेती में और ज्यादा पैसा वगैरह लगाकर ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। और यहां पर उनको फायदा भी हुआ, ज्यादा उत्पादन भी देखने को मिला। आगे कहता है कि पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। यानी एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम, एक हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम। देख सकते हैं कि HYV सीड का उपयोग करने से हमें कितना फायदा हुआ है। आगे कहता है कि गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा उपलब्ध थी। मतलब किसानों के पास बहुत ज्यादा अनाज था जिसको वे बाजार में बेचकर फायदा कमा सकते थे। तो यहां पर आप जो है आइए चर्चा करें, थोड़ा सा पढ़ लें। तो यहां पर कुछ प्रश्न भी पूछ रहा है, जैसे बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, ये चीज़ें। फिर सारणी 1.2 देखिए, इनमें आपको कुछ सवाल वगैरह पूछ रहा है, इसको आप देख लें। सुझाई गई क्रियाएं आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने टॉपिक है 3 नंबर। यह क्या कहता है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। टॉपिक है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो यहां पर मेनली इस टॉपिक में यह कहना चाह रहा है या फिर समझाना चाह रहा है कि ऊपर हमने क्या बात किया, ऊपर हमने बात किया कि HYV सीड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, बीजों का इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशक डालेंगे, दवाइयां डालेंगे, पानी ज़्यादा देंगे। तो ये सब चीज़ करने पर जो भूमि है, क्या वो इन सभी चीज़ों को संभालने पाएगी।
ये हमसे सवाल पूछ रहा है और यही हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर कहता है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आकार का अति उपयोग किया है। मतलब कि हम जब एक प्रकार से वैज्ञानिक रिपोर्ट मतलब जमीन की जांच वगैरह जब होती है तो हमें पता चलता है कि ये जो आधुनिक कृषि विधि है, यानी कि HYV सीड हो गया, कीटनाशक हो गया, दवाइयां हो गई, ज़्यादा पानी का देना हो गया, इन सभी चीज़ों की वजह से भूमि का अति उपयोग हो रहा है। मतलब जितनी जमीन की कैपेसिटी है, औकात है, उससे ज़्यादा हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं। आगे कहता है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। मतलब कि हमने हरित क्रांति किया, हरित क्रांति में हमने HYV सीड का इस्तेमाल किया, उसमें हमने ज़्यादा उर्वरक डाले, ज़्यादा उर्वरक डालने की वजह से जो मिट्टी है उसकी जो क्षमता है, उर्वरता है, वो कम हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। जमीन के नीचे जो पाइप लगाकर यानी कि बोरवेल करके कुएं बनाकर जो हम पानी निकालते हैं, और यहाँ पर जब हम HYV सीड यानी हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ज्यादा खेतों में पानी देते हैं, तो वहां पर जमीन के नीचे जो भौम जल स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे चला गया है। मतलब पहले 20 फीट पाइप के नीचे पानी मिल जाता था, अब 40 फीट 50 फीट जाने पर हमें जमीन के नीचे पानी मिलता है। आगे कहता है कि मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। मुद्दा यह है कि देखो भैया, यहाँ पर जो हमारे जमीन के नीचे पानी है और साथ में जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरता है, वो 2-4 दिन में आप नहीं बना सकते हो। मिट्टी की उर्वरता बनने में हजारों साल लगते हैं, मिट्टी बनने में भी हजारों साल लगते हैं, और जमीन के नीचे जो भौम जल स्तर है उसमें भी सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं एक अच्छे जल स्तर पर पहुंचने में। तो अगर हम उसका अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो मिट्टी उपयोग लायक नहीं रहेगी, उसकी उर्वरता नहीं रहेगी, वो बंजर बन जाएगी, और साथ में जमीन के नीचे हमें पानी भी नहीं मिलने पाएगा। यहां पर क्रिया आप चाहें तो कर सकते हैं, सुझाई गई क्रिया यहां पर कुछ करने के लिए कहता है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब यहां पर आगे रासायनिक उर्वरक के बारे में बताया गया, तो यहां पर कहता है कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब क्या? मतलब को पौधों को बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? खनिज लवण चाहिए होते हैं। तो यहां पर रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? ये एक प्रकार से मिट्टी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और पौधों को ये प्राप्त हो जाते हैं, खनिज दे देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि मिट्टी इनको अपने पास रोक कर नहीं रख सकती है। ये मिट्टी में से पानी के थ्रू बहकर या तो नदियों में चले जाते हैं या फिर जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब ये जमीन के नीचे जाते हैं तो भौम जल यानी ग्राउंड वाटर आपका प्रदूषित हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता। और जब ये नदियों या तालाबों में जाते हैं तो वो प्रदूषित हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट करते हैं। मतलब यहां पर ये जो रासायनिक उर्वरक है, इनका नुकसान एक और है कि जो मिट्टी में रहने वाले जीवाणु हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। आप बोलिएगा सर मिट्टी में जीवाणु की क्या जरूरत है? भाई बहुत जरूरत है। जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर ये मर जाएंगे तो मिट्टी में आपको फिर आप ज्यादा एक प्रकार से निर्भर हो जाएंगे उर्वरक के ऊपर। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले जीव ही खत्म हो जाएंगे। यहां पर कहता है कि इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। मतलब हमने उर्वरक डाला तो पहले जितना हमारा खेती होता था, उर्वरता थी, उससे अब यहां पर उर्वरता होगा। तो यहां पर आगे छोटी सी यही बात है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब क्या? मतलब कि पहले अगर 1 किलो उर्वरक डालते थे, अब 2 किलो डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता कम हो चुकी है, इस वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है, एक सेकंड, नीचे ही, यहीं पे है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। मतलब कि जो पालमपुर में खेती करने वाले लोग हैं उनमें से किनके पास कितनी जमीन है, कौन खेती करता है नहीं करता है, ये सारी चीजें।
तो यहां पर कहता है कि आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। तो आपको यह एक प्रकार से पता है कि भाई खेती के लिए जमीन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पालमपुर गांव है वहां पर सभी लोगों के पास, जितने भी लोग खेती करते हैं, जितने परिवार खेती करते हैं, सभी के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पर्याप्त भूमि कितनी है भाई? हमको जितना जरूरत है, मेरा जरूरत अगर पूरा हो जाए, हम बेच के कमा भी लें तो वो पर्याप्त है, लेकिन यहां पर इतनी जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है पालमपुर गांव के लोगों की। तो यहां पर कहता है कि परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। तो जितने भी पालमपुर में परिवार हैं उनमें से करीब 150 परिवार जो ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं है, और इनमें से ज्यादातर लोग कौन हैं? दलित परिवार हैं। ठीक है, आगे कहता है कि बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। मतलब बाकी जितने परिवार हैं उनमें से 240 परिवार ऐसे हैं जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मतलब यहां पर आपको एक प्रकार से गांव में जमीन किसके पास कितनी है यह पता चल रहा है। तो यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन वगैरह बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर कहता है आगे आपको जानकारी एक समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जमीन जो है एक परिवार में कम हो जाता है। तो यहां पर कहता है कि गोविंद एक व्यक्ति है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, वो इस पर खेती करता है अपने बच्चों की मदद से। जब वो एक प्रकार से मर जाता है तो क्या होगा? वो एक प्रकार से उसकी भूमि तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो तीनों बच्चों के परिवारों के पास अब भूमि कितनी है? 0.75 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से जो भूमि है वो लगातार हर परिवार के पास कम होते जाती है। आगे कहता है कि चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। तो यहां पालमपुर में 60 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो आपको मझोले या बड़े किसान हैं, मतलब कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ये लोग खेती करते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ प्लॉट आपको बहुत बड़े हैं, कुछ प्लॉट बहुत छोटे हैं, कुछ लोग तो हैं उनके पास जमीन ही नहीं है। तो ये एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई है कि पालमपुर गांव में अलग अलग परिवारों के पास, अलग अलग लोगों के पास कितनी जमीन है, किस प्रकार से बटी हुई है, तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश की गई। तो ये जो आप यहाँ पर आरेख देख रहे हैं, यहाँ पर आपको भारत के किसी क्षेत्र और कृषकों का वितरण बताया गया है। मतलब कि भारत में किस प्रकार के किसान हैं, कितनी भूमि वाले किसान हैं। तो यहाँ पर ये कुल किसान में से आपको यहाँ पर यह जमीन है, कृषि क्षेत्र है। यहाँ पर कुल किसानों में से 85% जो किसान हैं वो सीमांत और छोटे किसान हैं, मतलब कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और वही 15% जो किसान हैं ये अर्ध मझौले या बड़े किसान हैं, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो भाई 15% जो किसान हैं उनके पास 55% भूमि है भारत की, और 85% जो छोटे किसान या फिर सीमांत किसान हैं उनके पास भारत की कुल भूमि की 44% का वितरण है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं जहाँ पर जो कृषि के अलग अलग कार्य हैं उसको दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है 5, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। ठीक है, तो कहता है कि भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर किराए पर लगाते हैं।
मतलब यहाँ पर देखिए, अब बात है कि यहाँ पर खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो श्रम का व्यवस्था कौन करेगा, श्रम कहाँ से आएगा, कौन लोग खेत में काम करेंगे? तो देखिए, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास थोड़ी सी भूमि होती है, 2 हेक्टेयर से कम वगैरह होती है, यहाँ पर परिवार के सदस्य लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, खेती में काम करते हैं और इस प्रकार वो लोग अपनी श्रम की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो मझोले किसान होते हैं या बड़े किसान होते हैं, मतलब कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो ये लोग जो होते हैं ये श्रमिकों को भाड़े पर लेते हैं, यानी भाड़े पर उनको रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो यहां पर आइए चर्चा करें में, तो आप खुद से यहां पर इसको चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे कहता है कि खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर बहुत छोटे प्लॉटों में काम करने वाले परिवारों से। तो यह भी ध्यान रखिए कि भाई जो गांव है वहां पर जो किसान हैं वो किन लोगों को नौकरी पर रखते हैं, किन श्रमिकों को रखते हैं, वो कहां से आते हैं? तो वो कहां से आते हैं? भूमिहीन परिवारों से, जिनके पास भूमि नहीं है खेती करने की, और यहां पर कुछ परिवार ऐसे जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है उनसे आते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है। यानी जो श्रमिक होते हैं वो वेतन पर काम करते हैं, वो पैसे लेकर काम करते हैं। अनाज जो उगेगा वो उनको नहीं मिलेगा, बल्कि उनको उसके बदले पैसे मिलेगा जो उनको काम करना होगा। बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। मतलब कि अलग अलग जो आपके श्रमिक हैं वो जब अलग अलग कंडीशन में काम करते हैं तो उनको वेतन अलग अलग मिलता है। जैसे वहां पर अगर किसी गांव के पूर्व के इलाके में काम करें तो उनको वेतन ज़्यादा मिलेगा, गरीब किसान के खेत में काम करें तो वेतन कम मिलेगा। इसके अलावा बुआई करने जाएंगे तो वेतन हो सकता है ज़्यादा मिले, कटाई में वेतन कम मिले। हर कंडीशन के लिए वेतन अलग अलग मिलता है। आगे कहता है कि रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं होती हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। मतलब जो मजदूर होते हैं उनको अलग अलग कंडीशन पर काम पर रखा जाता है, कभी केवल कटाई के लिए, कभी उनको पूरे साल के लिए, कभी उनको दैनिक मजदूरी के आधार पर। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम 300 रुपये निर्धारित किया गया है। 2019 में यह तय हुआ था कि मतलब सरकार क्या करेगी, सरकार ने यह तय किया है कि अगर कोई मजदूर खेत में काम करता है तो उसको प्रतिदिन 300 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो डाला है, डाला भी क्या है, एक पालमपुर में दैनिक मजदूरी करने का काम करता है, श्रमिक है, दैनिक मजदूर है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। 160 रुपए मात्र मिलते हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि कितना मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर मजदूर काफी ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पर काम बहुत कम है, इसलिए जो यहाँ पर आपको श्रमिक हैं वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में है। यहाँ पर आपको एक डाला है जो कि श्रमिक है, वो क्या करता है, खेतों में काम करता है, और वहीं रामकली क्या है, वो भी एक श्रमिक है, वो भी खेतों में काम करती है। दोनों जो हैं एक प्रकार से सबसे गरीब लोगों में आते हैं गांव के। आइए चर्चा करें, आप खुद से देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर क्या है, आगे है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब यहाँ पर हम पैसे की बात करने वाले हैं। तो कहता है कि आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब जो किसान हैं उनको पहले से अब ज़्यादा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जैसा पहले पढ़ा कि पहले जो किसान होते थे वो वर्षा के से पानी की ज़रूरत पूरा कर लेते थे, गोबर डालकर अपने उर्वरक की ज़रूरत पूरा कर लेते थे। लेकिन अब किसानों को क्या है, उर्वरक भी चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए, मोटर पंप लगाकर पानी भी पटाना है, तो उनको अब ज़्यादा पूंजी चाहिए, ज़्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पर देखा है, मतलब पॉइंट में बताया गया है कि किस प्रकार से जो किसान है वो अपने पैसे की ज़रूरत पूरा करते हैं।
तो कहता है कि अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। मतलब जो छोटे छोटे किसान हैं, थोड़ी थोड़ी भूमि पर खेती करते हैं, इनको अपने पैसे की ज़रूरत पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। मतलब किसी से भी अपना जो भी उनको पैसा दे दे उससे वो कर्जा लेते हैं, या तो साहूकार से या फिर बड़े किसान से या फिर व्यापारियों से, सबसे वो क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं। और ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर ये जो ब्याज पर पैसा मिलता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ब्याज लगता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर किसानों को बहुत अधिक तकलीफ होती है जब इनको पैसा लौटाना होता है। लौटाने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें, जो मैंने गांव में देखा है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आप कर्ज पर दे रहे हैं, तो 3% हर महीने की दर से आपको क्या लगता है, सूद का दर होता है। तो यहां पर आपको सालाना 36%, मतलब कि 1 लाख रुपया 1 साल बाद किसी व्यक्ति को आप देंगे तो 1,36,000 रुपया देना पड़ेगा। सोचिए कितना ज़्यादा है। वहीं बैंक कितना लेता है, तो बैंक 8% लेता है। बैंक से आप लीजिएगा तो आपको मात्र 1,08,000 रुपया देना पड़ेगा। सोचिए ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे यहां पर आपको सविता की कहानी बताई गई है। मतलब एक प्रकार से एक व्यक्ति है, एक महिला है जो कि आपको काम करती है पालमपुर गांव में, उसकी कहानी बताई गई है। यहां पर कहा जा रहा है कि सविता एक लघु कृषक है, मतलब छोटे किसान है। ठीक है, वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। मतलब कि सविता जो है वो बोलती है कि यार मैं क्या करूंगी, मैं गेहूं पैदा करूंगी अपने 1 हेक्टेयर जमीन पर। अब यहां पर इसको खेती करने के लिए कीटनाशक खरीदना है, बीज खरीदना है, पानी खरीदना है। पानी खरीदना नहीं है, मतलब कि वहां पर मोटर पंप लगेगा तो उसमें भाड़ा लगेगा, मोटर चलाने में खर्चा होगा, तो वो सब चीज़ की बात हो रही है। और साथ में जो भी औजार है उनका वो मरम्मत करवाएगी, तो सब में उसको पैसा लगेगा। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी क्या होता है आपको पता है कि एक बार इस्तेमाल किया वो खत्म हो गया, वो हर बार इस्तेमाल मतलब नया लेना पड़ता है। उसे 3,000 रुपये चाहिए, कार्यशील पूंजी के रूप में 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 माह के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। बात क्या है, बात है कि तेजपाल सिंह के पास जाती है उधार लेने। तेजपाल सिंह बोलता है कि भाई 24% का दर लगेगा, 4 महीना में पैसा लौटाना होगा, और साथ में यहाँ पर तुमको ये वादा करना होगा कि जब कटाई का समय आएगा तो तुम मेरे खेत में आकर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करोगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों का भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। तो सविता इन सब शर्तों को मान लेती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, कर्जा नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं देगा, हमको परेशानी होगी, मैं झेल लूंगी। लेकिन यहां पर क्या परेशानी है कि दूसरा कोई पैसा देगा ही नहीं, इस वजह से। तो यहां पर कहता है आगे दूसरा पॉइंट, दूसरे प्रकार के लोग कौन से भाई, छोटे किसान के विपरीत जो मझोले और बड़े किसान होते हैं, इनको खेती से बचत होती है। मतलब कि जितना वो खेती में उगाते हैं कुछ पैसा उनको बच भी जाता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे, आगे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, अब तक की कहानी। तो भाई आपने अगर सही तरीके से अभी तक वीडियो देखा है, अभी तक पढ़ा है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर साथ में इसको देखते जाइए और इसको एक प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। अब समझने की कोशिश ये करना है कि इसको आपको खुद से भरना है। खुद से भरिए कि यहाँ पर क्या हमसे भरवाना चाहता है, यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। आप खुद से भर कर देखिए कि आपको अभी तक पीछे की कहानी पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पॉज करके करिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे क्या है, आगे यहाँ पर
ये वाला भी भर लीजिए। ये भी आप 5 मिनट में 2 मिनट पॉज करके, वैसे आपके पास किताब होगा आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर ही इसको पॉज कर दे रहा हूँ। और इसके बाद आगे यहाँ तक है, तो यहाँ तक आप कर लीजिए, तब आपको एक प्रकार से पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, रिवाइज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपने ये पॉज करके इसको पूरा भर लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ के 7वां नंबर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। 7वां टॉपिक क्या कहता है? अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मतलब यहां पर क्या है? मतलब है कि यहां पर जो किसान हैं उनके पास जो चीज़ें बच जाती हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे कि आपको एक व्यक्ति को 100 किलो का उत्पादन हो गया खेत में, लेकिन उसको अपने परिवार के लिए मात्र 30 केजी चाहिए, तो बाकी का वो 70 केजी क्या करेगा? बाजार में जाकर बेच देगा। तो यही चीज़ कहता है कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? किसान गेहूं उगाएंगे, क्या करेंगे? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है। मतलब जो छोटे किसान हैं, जैसे सविता हो गई या फिर गोविंद, जिनकी बात हमने की थी कि भाई 2.25 एकड़ है, 3 बेटे के साथ खेती करते थे, गोविंद मर गया, तीनों बेटों के पास जमीन जो थी वो 1.25 एकड़ के लगभग बचती है। तो इस प्रकार से ये जो किसान है इनके पास अधिशेष गेहूं बहुत कम होता है। मतलब अपने परिवार का जरूरत पूरा कर लें खाने का, वही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता था और इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते थे। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो मझोले और बड़े किसान हैं इनका उत्पादन ज्यादा है, अपनी जरूरत कम है, तो ये लोग बाजार में जाकर बेचते हैं और इनको पैसा मिल जाता है। अब यहां पर ये लोग जब बाजार में जाकर बेचते हैं तो बाजार में जो व्यापारी होता है वो गेहूं खरीद लेता है और वो आगे जाकर दुकानदार के पास शहरों में पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से यहां पर आदान प्रदान होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा उगता है, अधिशेष गेहूं या फिर अनाज उगता है, उसकी बिक्री होती है। उदाहरण के लिए यहां पर कहता है कि एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त हुआ। मतलब अपने लिए जो रखना था रख लिया, उसके बाद 350 क्विंटल उसके पास बच गया। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? तेजपाल सिंह को अच्छा पैसा मिला, 350 क्विंटल उसने क्या किया? बाजार में बेचा। तो इस पैसे का वो क्या करेगा? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उनसे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की तरह व्यवस्था करने में भी किया। मतलब यहां पर क्या हुआ? मतलब कि यहां पर जो तेजपाल सिंह है उसके पास जो पैसा बचा उसने जाकर बैंक में जमा किया। उस पैसे को निकालकर बाद में उसने गांव के जिनको भी कर्ज चाहिए था उनको कर्ज दे दिया, क्योंकि वो कर्ज बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता था तेजपाल सिंह को। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिति स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या है? मतलब कि उसके पास 2 ट्रैक्टर हो जाएंगे तो स्थिर पूंजी उसके पास काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर कहता है तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझौले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेतों के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने और अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे इन सब को गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब यहां पर तेजपाल सिंह जैसे और भी किसान हैं। ये किसान और इसी प्रकार से क्या करते हैं? फायदा कमाते हैं। ये क्या करते हैं? अगले मौसम में जो पैसा चाहिए उसके लिए पैसा वहां से बचा लेते हैं। उसके अलावा या तो घर बना लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, या फिर पशु खरीद लिया, गाय वगैरह खरीद लिया, ट्रक खरीद लिया। उन सब चीज़ों में भी ये क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। साथ में दुकान खोल दिया, बिजनेस बैठा दिया, इन सब चीज़ों में भी पैसा लगाकर वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है पालमपुर में गैर कृषि कार्य। क्यों भाई? क्योंकि अभी तक जो कृषि कार्य थे उन सभी को हमने पढ़ लिया। अब यहां पर गैर कृषि कार्य की हम बात करने वाले हैं।
तो यहां पर कहता है कि हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे, मतलब कृषि के अलावा जो उत्पादन कार्य होते हैं उन पर विचार करेंगे। कहता है कि पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, यानी 25% लोग ऐसे हैं जो कृषि के अलावा दूसरे काम करते हैं। इनमें पहला क्या कहता है, पहला काम है डेयरी का, मतलब कि जानवरों को पालना, दूध का उत्पादन करना। तो कहता है कि पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो पालमपुर के काफी सारे परिवार हैं, वो क्या करते हैं, डेयरी चलाते हैं। वो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं। अब दूध का उत्पादन बेचते कहाँ हैं, तो बहुत सारे परिवार हैं गांव में जो कि दूध खरीदते हैं, या फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा दूध उनके पास हुआ वो रायगंज में जाकर बेच देते हैं। और रायगंज में क्या है, रायगंज में वहां पर दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र है, कलेक्शन सेंटर इसको कहते हैं, कि भाई यहां पर दूध ले लिया जाता है। अब ये लोग दूध लेकर क्या करते हैं, दूध लेकर इसको दूसरे शहर भेज देते हैं या फिर उसको पैकेट बनाकर बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा दूध उत्पादन करके भी लोग पैसा कमाते हैं। अब यहां पर लागत इनका भी लगता है। इनका लागत होता है कि ये लोग अपने जानवरों को घास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा खिलाते हैं, चरी वगैरह खिलाते हैं, ताकि ये दूध ज्यादा उत्पादन करें इनकी जानवरें। ठीक है, तो यहां पर अब है आगे आइए चर्चा करें। तो आइए चर्चा करें, आप खुद से करें, हम यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। आगे यहां पर कहता है दूसरा काम है 2 नंबर काम। दूसरा काम क्या है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। पालमपुर गांव में लघु स्तरीय विनिर्माण भी होता है। अब लघु स्तरीय विनिर्माण में क्या आ जाएगा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, वो एक लघु स्तरीय विनिर्माण काम है। लोहे के औजार बनाने का काम, ये भी हो गया। या फिर चमड़े वगैरह का काम भी क्या हो गया, लघु स्तरीय विनिर्माण का काम होता है गांव में। तो कहता है कि इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर के में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। ठीक है, श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मतलब क्या, यहां पर जो विनिर्माण होता है पालमपुर में, उसमें परिवार के लोग ही लगे हुए होते हैं। वेतन पर किसी को नहीं रखा जाता। कभी कभार होता है कि वेतन पर लोगों को रखा जाता है। अब यहां पर मिश्री लाल की कहानी दी गई है, मतलब कि एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से विनिर्माण काम होता है। तो यहां पर कहता है कि मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों की मदद से करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। तो ये क्या है, ये एक विनिर्माण की प्रक्रिया है जहां पर क्या लिया गया, जहां पर गन्ना लिया गया और उससे गुड़ बनाया गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर कुछ सवाल हैं, आइए चर्चा करें। मिश्री लाल को गुड़ बनाने में कि उत्पादन लगाई में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी, इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है, ये चीजें आप खुद से सोच समझकर उत्तर करें तो आपको चीजें समझ में बेहतर आएंगी। आगे है टॉपिक 3, पालमपुर के दुकानदार। ठीक है, पालमपुर के दुकानदार, भाई दुकानदार भी क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो कहता है कि पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। मतलब बहुत कम संख्या में लोग हैं जो कि व्यापार का काम करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहां तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। मतलब जो गांव में छोटे जनरल स्टोर रहते हैं वहां पर सभी तरह के सामान आपको मिल जाएंगे। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीजें बेचते हैं। मतलब कि जिनके बस स्टैंड वगैरह के नजदीक घर हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक प्रकार से उन्होंने दुकान वगैरह खोल लिया है जिससे कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाने पीने का सामान बेचकर पैसा कमाते हैं। आगे है करीम की कहानी।
करीम एक व्यक्ति है, लड़का है, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर के कंप्यूटर शिक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। मतलब क्या था, करीम ने भी एक धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, जहां पर उसने क्या किया, कंप्यूटर की शिक्षा देना शुरू किया, क्योंकि उसने देखा कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करें, फिर से आप कर लीजिएगा। इसके आगे मैं बढ़ता हूं। आगे यहां पर चौथा टॉपिक है परिवहन। परिवहन भी क्या है, एक प्रकार का गैर कृषि कार्य है। ठीक है, तो यहां पर कहता है तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। ठीक है, पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग वे लोग हैं जो परिवहन सेवाएं देते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, जैसे रिक्शा वाले, तांगे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, परिवहन सेवा दे रहे हैं। परिवहन में क्या होता है, व्यक्ति या फिर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं जिससे कि इनको लाभ हो रहा है, लेकिन ये कुछ अलग काम कर रहे हैं। आगे कहता है कि वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मतलब बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में अब काम कर रहे हैं। आगे कहता है किशोर की कहानी। किशोर लड़का है, उसकी कहानी है। देखते हैं, किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वो भैंस का दूध बेचता है और साथ में भैंस से उसने भैंस गाड़ी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभार वह गुड़ अथवा वन वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अब वह अधिक कमाने लगा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से दिखाया गया है कि कैसे उसको जब कर्जा दिया गया, पैसा दिया गया, सरकार के द्वारा मदद किया गया, तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी आमदनी बेहतर हो गई, उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। आइए चर्चा करें, फिर से आप देख लें। तो यहां पर अब आपके सामने है सारांश, यानी मतलब कि अध्याय खत्म हो चुका है। अध्याय खत्म हो चुका है, सारांश जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। तो यहां पर अध्याय द एंड होता है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।